प्यारे बच्चों, तो आओ आज हम लोग फिजिक्स का पहला लेक्चर पहला चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं और डायमेंशंस के ऊपर कमांड होने से आंसर चेक हो जाता है कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब केवल ये नहीं है कि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऑल मेजरेबल एंड कैलकुलेबल क्वांटिटीज। क्या बोले? मेजरेबल एंड कैलकुलेबल सो मेजरेबल एंड कैलकुलेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट हो गए। एक तो हुआ मेजरेबल पार्ट, दूसरा हुआ कैलकुलेबल पार्ट। मेजरेबल पार्ट में क्या आएगा? इसको बोलते हैं, जो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज होती है इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या एक और नाम है इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैलकुलेबल का एक और नाम है जिसको आप किताबों में देखोगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड का मतलब फंडामेंटल से आएगा, इसलिए डिराइव्ड है। तो मेजरेबल में क्या क्या आएगा? मेजरेबल में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी आएगी? तो मेजरेबल में आएगा लेंथ, या फिर कहो डिस्टेंस, या फिर कहो डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम। ये लेंथ मास टाइम कॉमन हो गया, मैकेनिक्स के अंदर आता ही आता है। टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, and amount of substance. Amount of substance. लेंथ मास टाइम मैकेनिक्स में आएगा, टेम्परेचर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट आएगा, लाइट में आएगा लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पर देखो, ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है। मास इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये भी एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहां पर लिखा हुआ है। तो दो बातें क्यों लिखी हुई? एक ही चीज को दो जगह क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं, मेनी पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो वहां पर मास जो है वो सुटेबल नहीं होता है एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं। ठीक है, और यूनिट भी उसकी अलग ले लेते हैं। यहाँ पर यूनिट तो सीजीएस में ग्राम हो जाता है, एसआई में किलोग्राम या एमकेएस में, और यहाँ पर मोल रखते हैं सभी में। तो हम लोग बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे तो उसमें एसआई यूनिट की बात करेंगे। अब चलो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पहले फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया, लेंथ पता हो तो एरिया निकल जाती है, तो एरिया डिराइव्ड हुआ, लेंथ से डिराइव हो गया एरिया। वॉल्यूम, लेंथ पता हो तो फिर वॉल्यूम भी निकल जाता है। स्पीड, स्पीड, लेंथ और टाइम पता हो तो कैलकुलेट हो जाता है स्पीड, सारे कैलकुलेबल है। देखो, स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी
ये भी कैलकुलेबल है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, एनर्जी, पावर, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। इनकी लिस्ट काफी लंबी है, ये एक चैप्टर का चीज नहीं है। ये जैसे जैसे फिजिक्स आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप कैलकुलेबल फिजिकल क्वांटिटी जुड़ती जाएगी। मेजरेबल तो नहीं जुड़ेगी, मेजरेबल तो इतनी ही रहेगी, कैलकुलेबल की लिस्ट बढ़ती जाएगी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी की दो कैटेगरी हो गई, मेजरेबल एंड कैलकुलेबल। आप समझ गए इस बात को। अब आइए इसकी यूनिट की बात करते हैं। System of units, system of units, कई सिस्टम है। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। F stands for फुट पॉन्ड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI के अंदर जो लेटेस्ट अपना सिस्टम है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और हम सब जो कुछ भी पढ़ेंगे SI सिस्टम ही पढ़ेंगे। इस SI सिस्टम के अंदर यूनिट्स जो है वो है लेंथ के लिए, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी है, टाइम की यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है। कैपिटल के है, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है। करंट की यूनिट एम्पियर है। ये सब सिंबल में लिखा हूं। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडला है, ये स्मॉल सी है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है। ये सारे यूनिट्स हैं। अब इन सब यूनिट्स को मिला करके डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट आराम से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एरिया की यूनिट आपको लिखना है। तो एरिया की यूनिट हो जाएगी, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों हाइट ये सब मीटर में ही मेजर होगा, मीटर क्यूब। स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ध्यान रखना यहां पर मीटर और सेकंड के बीच में एक स्पेस रहेगा, क्योंकि जब आप स्पेस नहीं दोगे, ऐसे लिख दोगे तो मिली सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, पर मिली सेकंड, इसमें एक स्पेस देना जरूरी है।
फोर्स की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट, वेलोसिटी की वही हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी हो गया, टाइम नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा तो फिर माइनस 2 हो जाएगा। फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी अलग यूनिट है, मास क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला आपको पता हो तो आप डिराइव्ड यूनिट आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो मेजरेबल क्वांटिटीज की यूनिट आपको याद करनी पड़ेगी, और यदि ये याद हो गया फिर इन सब के फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आप आराम से इनकी यूनिट भी लिख सकते हो। ठीक है ना? समझ में आया? कोई कठिन चीज नहीं। दो फिजिकल क्वांटिटी और यहां पर आती है ना? वह है प्लेन एंगल, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एक प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट होता है रेडियन, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है एसटी रेडियन। ठीक है? अब इन सब चीजों को, मीटर को, केजी को, सेकंड को, केल्विन को, एम्पियर को, कैंडेला को, मोल को, रेडियन को, एसटी रेडियन को एक साथ मैं नहीं डिफाइन करूंगा। जैसे जैसे कोर्सेज के अंदर आते जाएंगे, जैसे जैसे ये टर्म इन्वॉल्व करते जाएगा, वैसे वैसे मैं उसको डिफाइन करते चलूंगा। एक साथ डिफाइन करने से आप भूल भी जाते हैं। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? बोलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ? ठीक है। अब यूनिट की बातें इतनी से पूरी हो जाती है। अब आते हैं आप डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या है? ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर है। डायमेंशन इज द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? अब जैसे मान लो, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। अभी जो बता रहे हैं उतना ही सीखिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका नेचर क्या है? लेंथ। जब भी डिस्टेंस होगा तो लेंथ मेजर करवाओ, तो इसकी नेचर लेंथ है, तो उसको सिंबलाइज करेंगे एल से। ठीक है? तो इसमें डायमेंशन क्या हो गया? यदि हम पूछे डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस की डायमेंशन 1 इन लेंथ है। ठीक है ना? मतलब इसका पावर को डायमेंशन बोलते हैं। तो 1 इन लेंथ है, लेंथ में एक लेंथ, ये डिस्टेंस की डायमेंशन है। एरिया की डायमेंशन क्या है? तो एरिया की डायमेंशन L 2 बार है लेंथ, तभी एरिया मिलेगी। तो L2 क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ। स्पीड, so dimension of a speed is LT minus 1। ठीक है? T जब हम टाइम मेजर करते हैं तो सिंबलाइज करते हैं। अच्छा जी, एक बात और मैं बता दूं, जब लेंथ मेजर करेंगे तो इसको सिंबलाइज करेंगे L से, जब हम मास मेजर करेंगे तो इसको सिंबलाइज करेंगे कैपिटल M से, और जब हम टाइम मेजर करेंगे तो हम इसको सिंबलाइज करेंगे कैपिटल T से, जब डायमेंशन लिखेंगे तो। ठीक है ना?
और आप यूजुअली क्या करते हो, किताबों में भी लिखा रहता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हो, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो। थोड़ा हम अलग से करेंगे, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पसंद नहीं करेंगे। वैसे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा मीनिंग समझ लो इस बात की। मीनिंग क्या है? जैसे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, सो डिस्टेंस मान लो कि हमने लिखा डी फॉर डिस्टेंस, तो डी को d इज इक्वल टू एल लिख दे तो मीनिंग अलग हो जाएगा। लेकिन हम d को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें तब हम ऐसा लिखें तो ये साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम डिस्टेंस का डायमेंशन लिखें। ये क्या है? एरिया। सो मान लो एरिया को हम सिंबलाइज करें ए से और हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एरिया का डायमेंशन हमने लिखा है। इस पर ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। स्पीड मान लो कि हमने v से डिनोट किया, तो v को हमने अब v इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू एल की माइनस 1 लिखे, तो ये थोड़ा अपवर्ड लग रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू एल की माइनस 1 का तो मतलब नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? v को स्क्वायर ब्रैकेट में, ताकि ये रिफ्लेक्ट हो जाए, ये बात स्पष्ट हो जाए कि वेलोसिटी की हमने डायमेंशन लिखी है। सो इधर ब्रैकेट लगाना थोड़ा हम ठीक नहीं समझते हैं, इधर ब्रैकेट लगाना रेलेवेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक्सीलरेशन का डायमेंशन, सो एक्सीलरेशन को ए से यदि डिनोट करते हैं तो ये हो गया एल टी माइनस 2, ठीक है। और मान लो फोर्स को हम लिखना चाहते हैं, फोर्स को, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सो फोर्स का हमको डायमेंशन लिखना है, फोर्स का डायमेंशन लिखना है, तो मास को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एम से, और एक्सीलरेशन एल टी माइनस 2। बस हो गया। Once you know the definition of any physical quantity, then you will be able to write the dimensions of that physical quantity. तो क्या बोलेंगे? इस फोर्स के डायमेंशन क्या है? तो बोलेंगे फोर्स के डायमेंशन 1 in mass, 1 in length and -2 in time. अरे समझ में ना, खूब समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, अच्छा। अब इन मेनी सिचुएशंस क्या होता है, in many situations we have to check the correctness of a given formula. और क्या होता है? To convert units within the system or between the systems. To convert units. और तीसरा क्या होता है? To find a relationship between different physical quantities, among different physical quantities, ठीक है। क्या क्या चीजें आती है हमको? कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है कि गलत है? कोई यूनिट दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो यूनिट को कन्वर्ट करते हैं,
या सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, उसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है या मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या सिस्टम के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मान लो कि कोई पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है, उसकी टाइम पीरियड निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सारी सिचुएशन हमें आती है। अब क्या है कि अ प्रोसीड्यूर बाय विच वी कैन फाइंड दीज थिंग्स इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। सो अब हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला काम कि डायमेंशनल एनालिसिस से ये चेक कर लेते हैं करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चेक करें ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो देखो S क्या है, लेंथ है, तो लेंथ लिख दो, डायमेंशन लिख दो, सभी का डायमेंशन लिख देना। ये क्या है, स्पीड, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, तो एल टी माइनस 1 ये हो गया t प्लस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, एल टी माइनस 2 टी 2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, अलजेब्रिक क्वांटिटी जैसा ट्रीट करो, ये कैंसिल हो जाएगा। एल प्लस एल कितना 12, नहीं एल प्लस एल इक्वल टू एल। लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ ही होगा, दो लेंथ नहीं मतलब। ओके, सो लेफ्ट साइड का डायमेंशन एल है और राइट साइड का डायमेंशन भी एल है, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन 1 इन लेंथ है और राइट साइड में जो क्वांटिटी आई है उसकी डायमेंशन 1 इन लेंथ है। दोनों डायमेंशनली करेक्ट है लेफ्ट और राइट का, इसलिए हम कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, वो करेक्ट है, ये फॉर्मूला ठीक है। लेकिन मान लो कि ये हाफ नहीं है, सपोज करो ये हाफ नहीं है, ठीक है, तब पर भी ये सही है, तो ये फॉर्मूला तो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस जिस चीज को बोल दे कि वो सही है उसमें तो शक है, लेकिन जिस चीज को बोल दे वो गलत है वो सही नहीं हो सकता। ओके, सो लिमिटेशन क्या होगा, अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन और इक्वेशन मे बी करेक्ट और may not be correct, but a dimensionally incorrect equation can never be correct. Okay? तो ये डायमेंशनल की ताकत है। अब देखो ये करेक्टनेस चेक कर लिया आपने, यूनिट को कन्वर्ट करना सीखो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कन्वर्ट करना। जैसे मान लो कि है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में, है ना। तो मान लो कि है x, किसमें करना है, मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं मेजर, क्या बोलते हैं, मेजर। तो ये हो गया n1 और ये है यूनिट, ये हो गया u1। एक सिस्टम में 1 बोल रहे हैं और दूसरे सिस्टम में इसको बोलते हैं m2 और इसको बोल दिया u2, ठीक है। तो एक सिस्टम में यूनिट 1 है, दूसरे सिस्टम में यूनिट 2 है और ये दोनों मेजर क्वांटिटी है, ये है मेजर। अब क्या होगा, इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट जो होगा n और u का ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, आप देख लो मीटर, ये किलोमीटर पर आवर क्या है, किलोमीटर पर आवर, बोलो स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर या वेलोसिटी है, तो यूनिट हो गया, इसकी डायमेंशन लिख लो एल टी माइनस 1, ऑन 1 कर दो, n1 की जगह पर 54 है तो 54 कर दो। ये देखो ये क्या है n2, ये निकालना है, इसको n2 को ऐसे ही रहने दो और u2 क्या हो जाएगा, u2 भी वही हो गया l2 माइनस 1, तो यहां भी 2 कर दो क्योंकि सेकेंड यूनिट में है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो n2 तुम्हें निकालना है तो n2 को रहने दो वहीं पर, n2 वहीं पर रह गया, बाकी चीज को लेफ्ट लेके आओ। तो ये हो गया 54, ये हो गया L1 बाई L2 और ये हो गया T1 बाई T2,
और ये हो गया पावर में -1। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि L1 किस सिस्टम में है, L1 यहां पर, और L2 किस सिस्टम में। आप देख लो लिखा हुआ है यहां पर कि L1 जो है वो किलोमीटर में है, तो लिख लो यहां पर लिख लो 54, यहां पर लिख लो किलोमीटर L1 के जगह पर, और L2 के जगह पर क्या लिखोगे, मीटर, इधर मीटर में आना चाहिए, इनटू ये है सेकेंड, पावर -1, ये कट गया। अब 1 का पावर कुछ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मीटर को कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा 54। किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, किलो मतलब 10 पावर 3, याद रखना पड़ेगा आपको। अब ये हो गया आवर, ये हो गया तुम्हारा L1 है आवर में, ये है आवर में, सेकंड में नहीं है, तो इसको बदलो 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, पावर -1, तो ये हो गया सेकेंड पावर -1। हाँ, अब सेकंड तो तुम काट दो, सेकंड कट गया, बच क्या गया, सो देख लो, ये बच गया ऐसे 54 10 का पावर 3 मतलब 3 जीरो, और ये 60 इंटू 60 नीचे आ गया, पावर -1 है, 60 इंटू 60 नीचे आ गया, ये 2 जीरो चला गया, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से काटो इसको, 2 3 6, इसको काटो, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये 3 से काट दो, 5 की 1 ये हो गया, ठीक है ना। क्या आ गया, x के जगह पर क्या आ गया, 15 आ गया। सो 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे जब काइनेमेटिक्स करोगे तो ये प्रॉब्लम बराबर आएगा, तो आप क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना करने की जरूरत नहीं है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। एनीवे, सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट यूनिट्स, ठीक है। मैं रबिट मिटा दें, ठीक है। अब लास्ट एक यूनिट यूज है, जैसे मान लो ये एक पेंडुलम है, ठीक है ना, इसकी टाइम पीरियड निकालना है। पेंडुलम का इन्वेंशन किसने किया था मालूम है, हाँ? नहीं मालूम, अच्छा, बहुत लोगों को नहीं मालूम। पेंडुलम किसको बोलते हैं, पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है, सिंपल पेंडुलम खास करके बोलते हैं, तो सिंपल पेंडुलम को बोलते हैं a heavy point mass attached with massless string, ठीक है। अभी यहां पर इतना ही बताएंगे, एसएचएम जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल्स बताएंगे। यहां एक चीज और बता दें कि ये पेंडुलम का जो इन्वेंशन है, 2 चीजें होती है, एक तो होती है डिस्कवरी और दूसरी चीज होती है इन्वेंशन। सो डिस्कवरी किसको बोलते हैं और इन्वेंशन किसको बोलते हैं, कभी बताएंगे, ठीक है ना। ये इन्वेंशन है, इसको डिस्कवरी नहीं बोलेंगे। तो क्या हुआ कि इसको थोड़ा एक तरफ खींच करके छोड़ दो, तो ये मान लो यहां से और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये पाथ कैसा होगा, ये जो ऑसिलेट करेगा ये पाथ कैसा होगा, तो जिसने इसको इन्वेंट किया वही पाथ भी बताया। हाँ, किसने इन्वेंट किया, एक साइंटिस्ट हो गया हाइगेन। हाइगेन ने इस बात को दिखाया और उसने सजेस्ट किया कि जो पाथ जो है वो साइक्लोइड पाथ होगा। कैसा होगा, साइक्लोइड। और साइक्लोइड क्या है,
नहीं मालूम। साइक्लोइड, साइकिल देखो ना, साइकिल साइकिल चलाते हो आप, ठीक है। रिंग पर कोई पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट, और जहां पॉइंट टच किया है अर्थ के ऊपर, उसी को किसी पॉइंट को जब जहां भी टच कर रहा है, वो पॉइंट जिसको तुम लिए हो वो किसी भी पॉइंट पर जब टच कर रहा है अर्थ को, उसको आप ओरिजिन मान लो। उसके बाद देखो वो कैसे जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है। यहां मान लो कि तुमने टच किया, देखा है उसको, यहां टच किया तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस पाथ को साइक्लोइड बोलते हैं। तो ये पाथ साइक्लोइड होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, एसएचएम में चर्चा करेंगे। अब ये जो स्विंग है थीटा, और ये जो लेंथ है, इस लेंथ में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के बीच का दोनों लेंथ आ गया, मतलब ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा दोनों। तो हम पूरे मिला करके एल लिख रहे हैं, ध्यान रखना। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की लेंथ को एल लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ग्रेविटी भी लग रही है, इसको नीचे धरती खींच रही है। तो जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, और डिपेंड कर रहा है ये ग्रेविटेशन के ऊपर, और ये डिपेंड कर रहा है मान लो मास के ऊपर, ये बॉब का जो मास है उसके ऊपर, और डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। जितनी भी डिपेंडेंस मालूम है अब एक दिन ध्यान रखना कि जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके किसी रिलेशन को फाइंड कर रहे हैं तो उसमें डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप ही होना चाहिए, ठीक है। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव टाइप प्रोडक्ट के लिए काम नहीं करेगा, अगेन इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसका पावर दे दो, ए बी सी डी, ये पावर दे दो, दे दिए, ठीक है। अब हम इसको एक लाइन में लिख रहे हैं। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए, जी पावर बी, एम पावर सी एंड थीटा पावर डी। कोई दिक्कत? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो एक कांस्टेंट लगा दो के, एल पावर ए, जी पावर बी, एम पावर सी एंड थीटा पावर डी, ठीक है। अब सबका डायमेंशन लिख डालो, लेफ्ट और राइट में डायमेंशन लिख डालो। अब इधर तो एम है ही नहीं, तो हम क्या लिखें, हम ऐसा लिख सकते हैं एम पावर 0, एल पावर 0, टी का पावर 1 तो है। राइट साइड में के का कोई डायमेंशन नहीं, ये भी एक लिमिटेशन ही है कि के का डायमेंशन नहीं निकाल सकते। एल पावर ए, तो एल को ऐसे लिख लो, पावर ए लिख लो, जी को लिख लो एल टी -1 -2, और इसका पावर में बी दे दो, एम का पावर सी दे दो, और थीटा तो डायमेंशन है तो उसका तो कुछ लिखेंगे नहीं डायमेंशन। तो राइट साइड में जैसे सीक्वेंस में लिखे थे ना, हम इधर से उधर भी लिख लेते हैं, एम पावर सी, एल पावर ए प्लस बी एंड टी पावर -2, बस हो गया ना। ये हो गया m0, l0 और t, राइट। अब इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कि इक्वालिटी के दोनों साइड में जो डायमेंशंस हैं वो बराबर होंगे। m का डायमेंशन 0, m का डायमेंशन c, तो 0 और c बराबर हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू 0, l का डायमेंशन 0 और l का डायमेंशन a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और t का डायमेंशन 1 और t का डायमेंशन -2b, तो ये हो जाएगा -2b इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, जैसे आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर ले आप, लेकिन हम क्या करेंगे, हमको मिल गया ऐसे हम लिखेंगे इसको, हम लिख रहे हैं a प्लस बी, सॉरी हाँ, a प्लस बी प्लस 0c इज इक्वल टू 0। एबीसी हमारा वेरिएबल है, ध्यान रखना। फिर हम क्या लिख रहे हैं, 0a -2b प्लस 0c इज इक्वल टू 1। अब हम क्या लिख रहे हैं c के लिए, 0a प्लस 0b प्लस c
C is equal to 0। बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड आपको दे रहा है, सारे प्रॉब्लम बनेंगे, आईआईटी की इसकी प्रॉब्लम बनेगी। जिस मेथड से आप बनाओगे आईआईटी की प्रॉब्लम नहीं बनेगा, फिर वहां पर फंस जाओगे। इसलिए थ्योरी को हम ऐसा डेवलप कर देंगे कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम बने। अब इसको लिखेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? क्या पढ़ाया नहीं हमने? मैट्रिक्स तो पढ़ाया नहीं और इसमें कैसे यूज कर रहे हैं? अच्छा भाई पढ़ा देंगे कभी, फिलहाल तो यूज कर लो। ये हो गया 1 1 0 0 -2 0 0 0 1। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा है 0 1 0। क्या नहीं समझ में आ रहा है? छोड़ दे इसको, ये नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन हो गया भाई, कठिन हो गया तो इससे प्रॉब्लम, तो कठिन प्रॉब्लम बनाने के लिए तो थ्योरी को उसी तरह डेवलप करना पड़ेगा। अभी छोड़ दें? अच्छा ठीक है, तो अभी छोड़ देते हैं, पहले इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे अपने मेथड से जो बनाते हैं उसको बना लीजिए। b की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, b इज इक्वल टू -1/2। अब b की वैल्यू यहां रखेंगे तो a इज इक्वल टू -b, और ये हो गया -12 1/2 और c इज इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -1/2 और c इज इक्वल टू 0। इसको तुम कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर लो इक्वेशन नंबर 2। ये आसान है? अच्छा भाई आसान तो है, ठीक है, ठीक है, आसान है तो जो आपको अच्छा लगे। अब यूज करो इक्वेशन 2 को 1 में यूज करो। यूजिंग 2 in 1, t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट l पावर a का मतलब हाफ, b g b का पावर -हाफ और m का पावर c 0 हो गया, इसका थीटा तो है ही नहीं। So you get k l by g whole power half, नीचे आ गया ना। So t is equal to k root under l by g। ये फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का। पहले ही मैंने बताया कि एक कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू नहीं निकलता है यहां से, तो ये लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। दूसरी लिमिटेशन यहां से देख रहे हो क्या कि यदि मोर देन 3 हो जाए, 1 2 3 LMT, 3 ही तो है, ये तो 3 ही आएगा ना, LMT। तो मोर देन 3 वेरिएबल्स यदि होते हैं तो इनके लिए दिक्कत हो जाती है, इधर से निकालना। ठीक है, डायमेंशनलेस कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी डायमेंशनलेस चीजों पर डिपेंड है, स्ट्रेस पर डिपेंड है, सॉरी स्ट्रेन पर डिपेंड है या फिर थीटा पर डिपेंड है, तो फिर इधर से नहीं निकलेगा। ठीक है ना। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी नहीं निकल पाता है, तो ये कुछ लिमिटेशंस इसके हैं। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ठीक है, आज इतने ही छोड़ दें, हैं? डायमेंशनल का एनालिसिस कर लिए, मेजरमेंट दूसरे दिन। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पर हम आज इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, मेजरमेंट का पार्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायमेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मोर इंपॉर्टेंट इज द मेजरमेंट पार्ट, बिकॉज फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट का पार्ट अगले दिन करेंगे, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।